हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर के बारे में, राइट। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमें बात करनी है आज की डेट में जितने भी नॉन एलिमेंट है उनको किन बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। आज की जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनके अंदर हमने किस बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग रखा हुआ है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, और उन्होंने किस बेसिस के ऊपर अपनी पीरियोडिक टेबल जो है बनाई थी, राइट। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जैसे कि आयनेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एटम के साइज से क्या मतलब है, और इनका हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड के बारे में, राइट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, दैट इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो सबसे पहली हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होती है वो ये है कि हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्या पड़ी, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना चाहते थे। ठीक है, तो देखिए आज की डेट में हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट नोन है। अब हर एक एलिमेंट को अलग से याद रखना, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ना, और उनके केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए फिजिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या चाहिए था, हम इस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दें कि जिनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक साथ आ जाए, ताकि अगर हम एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो एक एलिमेंट के साथ साथ उसके साथ जितने भी ग्रुप में अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमें एक साथ याद हो जाए। इस वजह से हमें क्या चाहिए था, हमें एक क्लासिफिकेशन चाहिए था, ताकि हम क्या कर सके, एक जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक साथ ला सके, ताकि एक एलिमेंट को अगर हम पढ़ें तो उसके साथ साथ वैसी ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले बाकी एलिमेंट्स भी क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए पड़ी ताकि हमारी स्टडीज क्या हो जाए, आसान हो जाए। कितनी बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स आए, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने की ट्राई की, राइट। तो अगर देखिए मैं बात करता हूं सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे पास थे वो थे लेवोशियर। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया वो था लेवोशियर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को, उस टाइम पे जितने नॉन एलिमेंट्स थे उन्होंने उन एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने उस टाइम पे नॉन एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के अंदर क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे, या तो वो होंगे मेटल या फिर वो होंगे नॉन मेटल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि क्या आपको ये बात पता है मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कितना पता है, राइट। तो देखिए मेटल की अगर मैं बात करता हूं तो मेटल हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। और कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगी, वो डिपेंड करता है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कि वो एलिमेंट किस तरीके से स्टेबल होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो रहा है या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा है, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट थे लेवोशियर, जिन्होंने एलिमेंट्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया, एक थे मेटल और एक थे नॉन मेटल, बट इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इस क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। और इसके पीछे का रीजन ये था कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई इसलिए करना चाहते थे ताकि मैं अगर एक एलिमेंट को पढ़ूं तो बाकी सभी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मुझे याद हो जाए जो सेम ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मेटल में हमारे पास वैरायटी ऑफ मेटल देखने को मिल रहे थे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिल रहा था उनके अंदर, राइट। तो जो उन्होंने दो ग्रुप बनाए, अगर मैं बात करूं मेटल की, तो उन्होंने जो ग्रुप बनाया मेटल, अब मेटल के अंदर ही बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो आपस में मेल नहीं खा रहे थे, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा अलग थी, राइट। तो फिर क्लासिफिकेशन करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहते थे हमारी स्टडीज आसान बन जाए। बट अगर हम मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर रहे हैं तो अभी भी मुझे मेटल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग ही याद करनी पड़ रही है, क्योंकि वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, मैं अगर बात करूं सोडियम और आयरन की, अगर मैं बात करता हूं सोडियम और आयरन की, दोनों ही मेटल हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। बट अगर मैं इनकी केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो सोडियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और जैसे ही हम सोडियम को वाटर में डालेंगे तो सोडियम क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है।
सोडियम क्या कर लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इवन अगर हम कोल्ड वाटर यूज करते हैं तो, इवन अगर हम कोल्ड वाटर यूज करते हैं तो, एंड इसके पीछे का रीजन ये है कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है हमारे पास, राइट। लेकिन आयरन जो है सोडियम के कंपेयर में बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से इवन अगर हम इसको हॉट वाटर में डाल देंगे, अगर हम इसको हॉट वाटर में डाल देंगे तब भी हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम चाहते हैं आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करे तो हमें आयरन को प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है विद स्टीम, ठीक है। आयरन जो है स्टीम के साथ जब प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं तब जाके रिएक्ट करता है, और तब भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। क्या बनाता है, आयरन एक ऑक्साइड बनाता है, राइट। तो था सोडियम भी मेटल, था आयरन भी मेटल, बट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सोडियम को हम नाइफ के थ्रू भी इजीली कट कर सकते हैं, बट आयरन को आप नाइफ के थ्रू यानी कि चाकू के थ्रू कट नहीं कर सकते हो, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट है काफी ज्यादा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो इनको मेटल और नॉन मेटल के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करना किसी भी तरीके से एक अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि अभी भी मेटल के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट थे, एक दूसरे से बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज रख रहे थे। उसी तरीके से नॉन मेटल के अंदर भी, यहाँ पे मेटल लिख दिया सॉरी, नॉन मेटल के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो एक दूसरे से काफी अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, इसलिए से क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। और तीसरी वजह ये भी थी कि हमारे पास मेटलॉइड के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे भी हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेटलॉइड है, ना तो ये कंप्लीटली मेटल है ना ही कंप्लीटली नॉन मेटल है, ये इंटरमीडिएट है। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मेटल जैसी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल जैसी होती है। तो अगर मेटलॉइड की मैं बात करूं तो ना तो फिर मैं मेटलॉइड को मेटल में रख पाऊंगा ना ही नॉन मेटल में रख पाऊंगा, इसलिए से क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्लासिफिकेशन आया वो हमारे पास आया डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायल। डोबर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, अपना ट्राइड दिया, डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड, ठीक है, डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड। इनकी क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड। 1817 में इन्होंने अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी थी। इन्होंने किस बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, इन्होंने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है ऑब्जर्व करनी स्टार्ट करी, और उन्होंने क्या किया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर जो एलिमेंट एक जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उनको इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, और ऐसे ऐसे इन्होंने 3 से 4 ग्रुप बनाए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रख रहे थे, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, इन्होंने उनको ग्रुप करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे ऐसे इन्होंने 3-3 एलिमेंट से ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा गया, ट्राइड कहा गया। ट्राइड का मतलब है ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। ट्राइड का क्या मतलब है, ट्राइड का मतलब है ग्रुप ऑफ 3। तो इन्होंने क्या किया, जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करनी स्टार्ट करी तो इन्हें कुछ एलिमेंट्स मिले जो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रख रहे थे, तो इन्होंने उनको ग्रुप बना दिया, और ऐसे ऐसे हमें 3 से 4 ग्रुप देखने को मिले जिन्हें क्या कहा गया, ट्राइड कहा गया। अगर मैं बात करता हूं उन अलग अलग ग्रुप्स की, तो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा ये याद रखना, आपके पास डायरेक्टली ही ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ट्राइड डोबर्नियर ने नहीं दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, सबसे पहला ट्राइड इन्होंने दिया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, ठीक है। ये एक ग्रुप बनाया इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। दूसरा इनका था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। जो दूसरा एक ग्रुप इन्होंने बनाया वो था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा इनका था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये 3 ट्राइड ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं, आपको हर बुक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये वो ट्राइड हैं जो आपको हर बुक में देखने को मिलते हैं। तो मान के चलिएगा इन 3 को तो आपको किसी भी तरीके से याद रखना है, राइट। ये 3 ट्राइड वो हैं जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे। तो ये वो ट्राइड्स हैं जो कि डोबर्नियर ने दिए थे। इनके अलावा कौन कौन से ट्राइड हो सकते हैं जो कि आपको मान के चलने हैं कि ये भी ट्राइड ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं। पहला हमारे पास ट्राइड है सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम का। पहला जो हमारा ट्राइड है वो है सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम का, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ट्राइड है वो है फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का। फास्फोरस,
आर्सेनिक और एंटीमनी का। ये वो ट्राइड है जो आपको साथ में देखने को मिल सकते हैं। इनको भी आपको यही मान के चलना है कि डोबर्नियर ने ही दिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी थ्योरी को एक्सप्लेन कैसे किया इन्होंने, क्यों ये इतने कॉन्फिडेंस थे कि इन्होंने साइंटिस्ट के सामने अपनी टेबल रख दी। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने क्या पाया, जो हमारे पास मिडिल एलिमेंट है, जो हमारे पास हर ग्रुप का मिडिल एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ, मैं कहूंगा ना, आपको नहीं आई। तो चलिए समझाता हूं इसका क्या मतलब है। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल बिल्कुल ठीक है। और ठीक क्यों है? क्योंकि अगर मैं मिडिल एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, सॉरी, मिडिल एलिमेंट का अगर मैं एटॉमिक मास देखता हूं तो मेरे मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल था। कैसे? देखिए लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का हमारे पास होता है 39, तो इन दोनों का मैं एवरेज करूंगा तो क्या बन जाएगा, इन दोनों का एवरेज बन जाएगा 39 + 7/2, दैट इज 46/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 23, राइट। तो सोडियम का अगर हम एटॉमिक मास देखते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास भी कितना होता है, 23 होता है। तो उन्होंने कहा ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। चलो क्या पता यहाँ पे ये फॉलो होता हो। इन्होंने कहा इस ग्रुप में भी फॉलो होगा, इस ग्रुप में भी फॉलो हो रहा है, इन ग्रुप में भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जब मैंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया 3 के ग्रुप में, तो जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम की, तो हमारे जो कैल्शियम है इसका मास होता है 40, इसका मास होता है 40, ठीक है। बेरियम का मास होता है हमारे पास 137, बेरियम का मास होता है 137। तो चलिए इनकी एवरेज लेके देखते हैं। तो जब इनका एवरेज लिया गया तो कितना बन जाएगा, 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी इक्वल टू 88.5, इट विल बी इक्वल टू 88.5। और स्ट्रोंटियम का जब हमने मास देखा तो स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 88 ही होता है, लगभग उतना ही है जितना यहाँ पे एवरेज मास निकल के आया। तो इससे इनको कॉन्फिडेंस मिला और इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल जो है बाकी साइंटिस्ट के सामने क्या रख दी, फॉरवर्ड रख दी कि ठीक है देखो मेरी ये पीरियोडिक टेबल है, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर मैंने क्या किया, अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है क्या, कि जो मेरा मिडिल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल आ रहा है, चाहे आप कोई भी ग्रुप चेक कर लो। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये ग्रुप्स याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये ग्रुप्स याद होने चाहिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड है, या फिर ये आता है कि इनमें से कौन सा डोबर्नियर ने नहीं दिया था। तो आपको ये ट्राइड्स याद होने चाहिए। ट्राइड्स का मतलब है ग्रुप ऑफ 3। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं जो कि आपके सामने पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डोबर्नियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन की, ताकि आपको ये समझ में आए कि इनके डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आपको ट्रीट करने हैं, किस तरीके से बनाने हैं। चलिए मान लीजिए मुझे कहा जाएगा एग्जाम के अंदर कि आपके पास 3 एलिमेंट है, एक एक्स एलिमेंट है, एक वाई एलिमेंट है, एक जेड एलिमेंट है। एक्स का मास हमें कहा गया 2 ग्राम है, जेड का मास हमें कहा गया 10 ग्राम है। तो बताओ वाई का मास हमें क्या देखने को मिलेगा, और आपको ये स्टेटमेंट गिवन मिलेगी क्या, कि ये जो एक्स वाई और जेड है ये डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड को फॉलो कर रहे हैं, ये डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, डोबर्नियर के ट्राइड में खास बात थी क्या, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था, राइट। तो मुझे कहा गया फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास 2 है, थर्ड एलिमेंट का 10 है, तो जो वाई एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा। तो कितना पाएगा, 10 + 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6। तो वाई एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हमें देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 6 ग्राम देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं डोबर्नियर ट्राइड के लॉ से। पहला तो इनमें से कौन सा ट्राइड जो है डोबर्नियर ने दिया था या फिर नहीं दिया था, दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और दूसरी बात, इस टाइप का एटॉमिक मास बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं इनकी लिमिटेशन की। आखिरकार डोबर्नियर की जो पीरियोडिक टेबल थी इनको क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया। लिमिटेशन का मतलब है क्या क्या कमियां रह गई थी इनके ट्राइड के अंदर, इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर।
सबसे पहली बात, अगर हम कोई भी पीरियोडिक टेबल बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। उस टाइम पे जितने भी वेल नोन एलिमेंट थे वो सभी के सभी अरेंज हो जाने चाहिए थे। मान लीजिए मेरे पास 30 एलिमेंट नोन है, बट मैं उनमें से सिर्फ 15 या 16 एलिमेंट को ही अरेंज कर पा रहा हूं, तो यानी कि मेरी पीरियोडिक टेबल में फ्लो है, कुछ ना कुछ गलतियां हैं, ठीक है। और ऐसी पीरियोडिक टेबल को मैं कैरी ऑन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आज की डेट में 30 एलिमेंट नोन है, कल को पता नहीं 300 एलिमेंट नोन हो जाए, 300 एलिमेंट हमें पता चल जाए, तो जब मेरी पीरियोडिक टेबल 30 एलिमेंट को ही अरेंज नहीं कर पा रही तो 300 एलिमेंट को अरेंज कैसे कर पाएगी, राइट। तो इनकी पहली लिमिटेशन क्या थी, उस टाइम पे जितने भी नोन एलिमेंट थे उन सबको ये अरेंज नहीं कर पाई थी, राइट। नॉट एबल टू अरेंज, तो हम लिखेंगे नॉट एबल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट एट दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम पे जितने भी नोन एलिमेंट थे उन सभी को अरेंज नहीं कर पाई थी। सेकंड दिक्कत क्या थी, इन्होंने कुछ ऐसे भी ट्रायल बना दिए थे जिनके अंदर जो एटॉमिक मास है सेंट्रल एटम का वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के बेसिस के एवरेज के इक्वल नहीं था। अब जिस बात पे कोई भी गुमान करेगा, कोई भी कॉन्फिडेंस लाएगा कि मेरे जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी ट्रायड हैं, उन सब में मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बराबर है, तो वो चीज सभी में फॉलो होनी चाहिए ना। तो उन्होंने कुछ ऐसे भी ग्रुप बना दिए थे जिसमें मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल नहीं था। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो लगभग सेम था। तो जब इन तीनों का एटॉमिक मास लगभग सेम है तो ये भी ट्राइड को फॉलो नहीं कर रहा। जो इनका बेस था कि मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज इक्वल है, वो यहां पर फॉलो नहीं हो रहा था। तो जब तुम्हारी गिवन जो सिचुएशन है, जो तुमने अपने ट्राइड के बारे में जो भी बातें बताई है, वो हर ट्राइड के ऊपर जब फॉलो ही नहीं हो रही तो कैसे हम इसको ठीक कह सकते हैं, राइट। तो इन खामियों की वजह से इनको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। एंड उसके बाद हमारे पास एक नई पीरियोडिक टेबल आई, दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाके मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।